So now moving on to the next lecture, that is lecture number 6. तो अभी पहले हम ये देख लेते कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर दिया हो या सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में दिया हो तो उसको हम फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब अगर आपके पास न्यूमैन दिया हो तो न्यूमैन से सॉ हॉर्स में तो आप कन्वर्ट करना जानते हो, राइट. ठीक है. ये देखो, इसको अगर आप यहां फ्रंट से देखोगे तो ये पहला वाला कार्बन होगा और उसके पीछे ये वाला कार्बन होगा. तो इसकी अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बनानी है तो फ्रंट वाले पे सीधा वाई लगा हुआ है और बैक वाले पे उल्टा वाई लगा है, मतलब स्टैगर्ड है. तो न्यूमैन बनाना तो बहुत आसान है, राइट. अब अगर आपको सॉ हॉर्स में ही वो दिया हो या न्यूमैन में दिया हो तो न्यूमैन से आप सॉ हॉर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. अब इसमें ध्यान ये रखना है कि दोनों जो कार्बन है, लेट अस मार्क देम, ये इसको 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं. ठीक है. रैंडम, वैसे तो नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी बट रैंडम अगर हम नंबर दे रहे हैं 1 और 2 क्योंकि इन पे ये कायरल सेंटर्स हैं. तो दोनों ये जो कायरल सेंटर हैं ये वाई की फॉर्म में होने चाहिए दोनों. ठीक है. अभी फ्रंट वाला कार्बन तो ऑलरेडी वाई की फॉर्म में है ये, पर रियर वाला नहीं है. तो रियर वाले को क्या करेंगे आप, कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करके वाई में ले आएंगे. तो फ्रंट वाला तो ऐसे रहा, रियर में उसको हम इस फॉर्म में ले आए. तो कैसे कर सकते हैं, मान लो इसको हमने 180 डिग्री पे घुमा दिया तो COH नीचे आ गया. ठीक है. यहां पे H डायगनली अपने यहां चला गया, OH एग्जैक्टली इस तरफ चला गया. ये हुआ. उसके बाद यहां पर तो COOH था. अब ट्राई ये करनी है आपको, जनरली देखो जरूरी नहीं है, ठीक है, पर ट्राई ये करना कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आए वो इस वाली लाइन में आए. ठीक है. ट्राई जरूरी नहीं है. तो अगर हम नहीं भी करते हैं तो चलो COH यहां पे रखते हैं, H यहां पे और OH यहां पे. अब इसके बाद यहां से देखते हैं इसको, इस साइड से आप देखोगे तो ये जो लाइन है ना, OH, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये COH, इसको सीधा कर लो. ठीक है. मतलब इस COH ग्रुप को ऊपर की तरफ फोल्ड करके सीधा करो और इस OH ग्रुप को फोल्ड करके ऐसे स्ट्रेट कर लो, राइट. तो और इसको खड़ा करेंगे हम लाइन को, तो ये COH यहां आ जाएगा तो टॉप पे और यहां नीचे बॉटम में आ जाएगा OH ग्रुप. अब ये दो जंक्शन आ गए. अब देखो जो OH वाला जंक्शन है, आप यहां से अगर देख रहे हो तो आपके लेफ्ट में क्या है, COH, और राइट में आपके है H. मतलब ये जो Y जैसा है, ये V, इसको खोल के फ्लैट कर लेना है, ओपन कर लेना है इसको. ठीक है. अब ये फोल्डेड है. यहां पर भी अगर हम अब यहां से इस वाले सेकंड जंक्शन को देखो, लेफ्ट में क्या है, उस पे H, राइट में है OH. तो ये बन गया इसका फिशर प्रोजेक्शन. अब यहां पे अगर आपको इस COH को वर्टिकल लाना हो तो क्या करना है, आपको कहा था कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज अलाउड हैं. ठीक है ना. तो आप अगर ये करो कि ऊपर वाले कार्बन को तो एज इट इज रखो, एक बार COH और OH को इंटरचेंज किया तो COH यहां आ जाएगा, OH यहां आएगा, राइट. पर एक इंटरचेंज से क्या बन जाएगा, उसकी जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी. तो अगले स्टेप में OH और H को हम फिर एक्सचेंज करेंगे तो H यहां चला जाएगा और OH यहां आ जाएगा. ठीक है. आ गया. तो ये दोनों बेसिकली क्या है, दे आर सेम. तो चाहे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लो चाहे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लो. तो ये क्या, आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि दोनों वाई में होने चाहिए. उसके बाद ये दो ग्रुप सीधे कर दिए. ठीक है. ये लेंथ आ गई आपकी, और ये जो V शेप में है इनको ओपन कर दिया. ठीक है. इस तरह से बस ये बन गया आपका फिशर प्रोजेक्शन. अब फिशर प्रोजेक्शन में पहले इसको नोट डाउन कर लो. अब फिशर प्रोजेक्शन में वी कैन रोटेट द फिशर प्रोजेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर. मतलब आप इसको ऐसे करके रोटेट कर सकते हो. ठीक है. तो लेट अस से हम इसको रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री से इन द प्लेन. इन द प्लेन का मतलब ये है, ये आपके पास एक पेपर है. ठीक है.
ये मैंने ग्रीन वाला पॉइंट जो था ये टॉप पे मार्क किया। अगर इसको मैं इसी प्लेन में 180 डिग्री से घुमा दूं, अब ये ग्रीन वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो प्लेन में घुमाना अलाउड है, फ्लिप करना अलाउड नहीं है। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं इस पेज को, तो ये ग्रीन वाला जो पॉइंट है ये पीछे चला जाएगा बैक साइड में, फिर नहीं आपको दिखेगा। तो फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड, राइट। So we can rotate the Fisher projection in the plane of the paper, but no flipping is allowed as that will generate its enantiomer. तो अगर आपको enantiomer generate करना हो, provided कि ये ऑप्टिकल एक्टिव हो, राइट। तो अगर आपको इसका enantiomer generate करना है तो फ्लिप कर दो, सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि फ्लिपिंग से क्या जनरेट होगी, मिरर इमेज। अब इस वर्टिकल लाइन को या इस एक्सिस के अबाउट में फ्लिप मारता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को मिरर इमेज तो मिल रही है, दैट इज enantiomer, ठीक है। तो प्लेन में अगर मैं घुमा रहा हूं इसको, इस तरह से इसको रोटेट करते हैं हम, तो देखो क्या मिलेगा। ये CH3 ऊपर चला जाएगा, वो CH3 नीचे आ जाएगा। या इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करना है, ये करते हैं CH2 CH3, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपस में इंटरचेंज हो गए, ये ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। और क्या होगा, ये चारों पोजीशन आप में डायगनली चेंज हो जाएंगी। ब्रोमीन ब्रोमीन तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये ब्रोमीन यहां चला जाएगा, ये ब्रोमीन यहां आ जाएगा, H और H सेम, तो इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं आया। हां, अगर आप यहां पे मान लो OH करते तो क्या होता, ये OH और ये ब्रोमीन, ये दोनों आपस में चेंज होने थे और ये दोनों आपस में चेंज होने थे। तो यहां आएगा Br, यहां आएगा OH, राइट। तो ये अलाउड है, मतलब ये दोनों क्या है, दिस बोथ आर आइडेंटिकल। पर अगर हम फ्लिप कर दें, फ्लिप, ठीक है, फ्लिप करने पे क्या हो जाएगा। अब फ्लिप आप इस वर्टिकल लाइन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट फ्लिप करते हो, तो वर्टिकल पे तो ग्रुप सेम रहेंगे, बाकी क्या बन जाएगी इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज, ठीक है। ये मिरर इमेज बन गई। तो क्योंकि ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, दोनों कायरल हैं और कोई यहां पे सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही, इट मीन दिस इज द enantiomer। किसका, चलो इसको मान लेते हैं हम A, ठीक है। तो दिस इज enantiomer ऑफ A। तो फ्लिप करने से आपको enantiomer मिलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो, अगर ये वाला कार्बन R कन्फिग्रेशन में, मान लो लेट अस से R में है, तो ये फिर S हो जाएगा। ये S था तो ये R हो जाएगा, ठीक है, दोनों पलट जाएंगे। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग में जो फिशर है वो R है, तो फ्लिप करने पे क्या हो जाएगा, वो SS हो जाएगा। अगर यहां पे SR था तो फ्लिप करने पे RS हो जाएगा। क्लियर। तो चलो ये भी आ गया हमें कि किस तरह से सॉहॉस को फिशर में कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी रेसिमिक मिक्सचर की, और मैंने आपको बताया भी था वो क्या होता है, तो उसको एक बार आप लिख भी लो कि रेसिमिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ enantiomer, कि दोनों enantiomer बराबर बराबर होते हैं, मतलब 50-50% होते हैं। अब क्योंकि दोनों enantiomer बराबर बराबर होंगे, तो एक enantiomer जितना उसको लेफ्ट में रोटेट करने की ट्राई करेगा, दूसरा उतना ही राइट में रोटेट करने की ट्राई करेगा, सो दैट द नेट रोटेशन इज जीरो। नेट रोटेशन जीरो होगी तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एंड दिस इनएक्टिविटी इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल कंपनसेशन, कि मतलब फैक्टर्स क्या रहे, कोई इंटरनल फैक्टर नहीं रहा, एक्सटर्नल था, कि एक मॉलिक्यूल ने जितना उसको घुमाया लेफ्ट में, दूसरे वाले ने, उसके enantiomer ने उसको घुमाया उतना ही राइट में। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो चीजें आपस में कंपनसेट हो गई और नेट रोटेशन जीरो, ठीक है। तो याद रहेगा, तो रेसिमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मीजो कंपाउंड आगे हम पढ़ेंगे, उसमें भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बट दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। अब रेसिमिक में डिनोट करेंगे इसको प्लस माइनस इकट्ठा, या D+L, फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है ऑप्टिकल प्योरिटी की। ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है, आपके पास मिक्सचर तो है पर वो एग्जैक्टली 50-50 नहीं है, लेट अस से वो 60-40 है।
तो 60-40 में दोनों की रोटेशन एग्जैक्टली कैंसिल तो नहीं होंगी, नेट रोटेशन तो आएगी ना, राइट। पर ये प्योर भी नहीं है कि एग्जैक्टली एक ही एनेंटियोमर प्रेजेंट हो, नो, मिक्सचर भी है पर मिक्सचर 50-50 नहीं है। तो व्हेन अ मिक्सचर इज नाइदर ऑप्टिकली प्योर नॉर रेसिमिक मिक्सचर, तब हम उसकी ऑप्टिकल प्योरिटी डिफाइन करते हैं कि जो एक्सेस में है। अब देखो ये जो 60% है, मान लो ये लीवो है, अब क्योंकि लीवो ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है नेट जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगी मिक्सचर की वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। पर हमें ये भी बताना पड़ेगा ना कि लीवो कितना ज्यादा है परसेंटेज में। तो ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनेंशियोमर। जैसे सीधी सी बात है, मैं बोलता हूं कि प्योर की रोटेशन थी 20 डिग्री, ठीक है। अब जो ऑब्जर्व्ड आ रही है वो आ रही है 10 डिग्री, उसका एग्जैक्टली हाफ। तो प्योरिटी क्या हुई उसकी, आधी होगी ना। जब 100% था तो 20 डिग्री दे रहा था, अगर सिर्फ 50% ही है तो 10% देगा, ठीक है। जिसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, डोंट वरी। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। अब क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 ब्यूटेनोल इज +9.72 एंड दैट ऑफ प्योर डेक्स्ट्रो 2 ब्यूटेनोल इज +13.5 डिग्री, फाइंड द कॉम्पोजिशन। तो प्योर की तो है +13.5, मिक्सचर की है +9.72। तो मिक्सचर की भी पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब वो कि जो डेक्स्ट्रो वाला पार्ट है वो लीवो वाले से ज्यादा है, पर स्टिल है तो मिक्सचर। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑब्जर्व कितनी है +9.72 एंड एक्चुअल कितनी है +13.5 इंटू 100, तो ये आ रहेगा सॉल्व करके 72%, ठीक है। 72% ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या हुआ, देखो 13.5 का 72% है ये, तो 72% होना चाहिए। 72% कौन सा है, +2 ब्यूटेनोल है 72%। तो बाकी का 28% क्या है, आप बोलोगे सर बाकी का 28% जो वो क्या है, -2 ब्यूटेनोल। नहीं, क्यों, अगर 28% माइनस होगा 72% प्लस होगा तो इसका 28% और उसका 28% आपस में तो जीरो कर लेंगे ना। तो जो एक्सेस में बचा बिल्कुल प्योरिटी में, वो तो 72 - 28 बचा। तो ये देखना ये जो ऑप्टिकल प्योरिटी आ रही है ना 72, ये बिल्कुल अलग है, इसको अलग हटा के कर लो। अब बाकी का जो 28% बचा दैट इज प्लस एंड माइनस, ठीक है, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही थी ना। तो 9.72 डिग्री एंगल आया, ये 72% की वजह से आया। बाकी का 28% कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, मतलब आपस में वो न्यूट्रलाइज कर दे रहे एक दूसरे को। तो अगर 28% ये दोनों हैं और ये रेसिमिक हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी 14% हुआ इसमें और ये भी फिर 14% हुआ। तो इस तरह से एनालाइज करना है कि कॉम्पोजिशन क्या हुई। तो अब अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो प्लस वाला टोटल कितना हुआ, देखो 72 तो है ही है, ठीक है, जो एक्सेस में बचा था। बाकी रेसिमिक में 14 भी तो प्रेजेंट है ना, तो टोटल हो गया 86 और माइनस वाला है सिर्फ 14। तो 86 से जब 14 गया तब जाके 72 बचा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर, सो राइट इट डाउन। देन नेक्स्ट, अब कभी कभी ऑप्टिकल प्योरिटी को हम एनेंटियोमेरिक एक्सेस की फॉर्म में भी लिखते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूं मैं एक है, मैं बोल रहा हूं मतलब दोनों का एक है। नाउ एनेंटियोमेरिक एक्सेस का मतलब हो कि एक एनेंटियोमर दूसरे से कितना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो आप इसको करते हैं D-L/D+L। D-L का मॉड मतलब जो भी ज्यादा होगा उससे छोटी वाली वैल्यू को कम करना है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ वन एनेंटियोमर ओवर अदर डिवाइड बाय एंटायर मिक्सचर इनटू 100। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक एनेंटियोमर के कितने मोल हैं माइनस दूसरे के कितने मोल हैं डिवाइड बाय टोटल मोल, और ये हमेशा मॉड में लेना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये आ गई एनेंटियोमेरिक एक्सेस। अब इसको कैसे यूज करना है, देखो। नाउ व्हाट इज द स्टीरियोमेरिक कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 ब्यूटेनोल शोइंग अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +6.76। अब 6.76 में
क्या होगा, प्योर का आपको 13.52 दिया हुआ है, तो अगर थोड़ा ध्यान दें तो 13.52 डिवाइड बाय 2 कितना आता है, दैट इज 6.76। ठीक है ना, तो यहीं से क्लियर हो जा रही है एक चीज कि जो एनेंशियोमेरिक एक्सेस है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू कितना है, स्पेसिफिक रोटेशन दी है, डी और एल नहीं दिया, तो ये और ऑप्टिकल प्योरिटी बराबर हैं। तो ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वैल्यू दी है। तो ऑब्जर्व रोटेशन आ गई प्लस 6.76, एक्चुअल थी 13.52 इंटू 100, दैट इज 50%। तो मतलब 50% तो प्योर है, और कौन सा प्योर, प्लस, तो 50% तो प्लस आ गया, बाकी का जो 50% होगा वो क्या होगा, +2 ब्यूटेनॉल एंड -2 ब्यूटेनॉल, ये मिला के बाकी का 50% बनाएंगे। तो मतलब ये भी 25% होगा और ये भी 25% होगा। तो टोटल अगर प्लस आइसोमर की बात की जाए तो 50% तो एडिशनल है, प्योर है जो बिल्कुल, 25% रेसिमिक पार्ट का था, तो आ गया 75%, और टोटल लीवो आइसोमर की बात करें अगर हम तो आएगा वो 25%। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, नाउ दिस इज फॉर यू, द एनेंशियोमेरिक एक्सेस एंड ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ अ मिक्सचर containing 6 gram of +2 butanol and 4 gram of -2 butanol are respectively. So you can pause the video here, read the question properly, समझो आप क्या इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो, और आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है यहाँ पे कि प्योर का कितना होता है रोटेशन, +13.52। ठीक है, फिर चाहे आप प्लस का ले लो या माइनस का होगा -13.52। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, 6 ग्राम 4 ग्राम, राइट, तो टोटल कितने हो गए 10। तो अगर हम एनेंशियोमेरिक एक्सेस निकालें, या मतलब ये कॉमन सेंस से समझ आ रहा है, 6 - 4, क्योंकि इसके 4 ग्राम इसके 4 ग्राम को तो बैलेंस कर लेंगे ना, क्योंकि 4 ग्राम, अब ये मत बोलना सर मोल्स निकालो, बिकॉज जब कंपाउंड सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जब मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो आपको उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आप वेट को ही रिलेट कर सकते हो आपस में। तो 6 ग्राम और 4 ग्राम में से 4 ग्राम आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, 2 ग्राम बचेंगे प्योर। टोटल कितना था, 6 + 4 10। तो ऐसे समझ लो कि टोटल है आपके पास 10 ग्राम और उसमें एक्सेस आ रहा है 2 ग्राम। तो 10 में 2 का मतलब 100 में 20। तो इसका मतलब हुआ एनेंशियोमेरिक एक्सेस, या इसको ऑप्टिकल प्योरिटी बोल दो, दैट इज 20% है वो। तो 20% तो क्या है, प्लस वाला है, तो 20% प्लस आइसोमर तो है ही है एक्सेस में। 80% क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर, तो उसमें प्लस वाला आइसोमर होगा 40% और माइनस वाला आइसोमर भी होगा 40%। तो टोटल अगर हम प्लस आइसोमर देखें तो कितना होगा, 40 + 20 60%। ठीक है, समझ आ गया। तो ये इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, 6 ग्राम 10 ग्राम टोटल अगर 10 है तो ये 60% हुआ, ये 40% हुआ डायरेक्टली, डन। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस आ गया 20%। ऑब्जर्व्ड रोटेशन, अब देखो क्योंकि एक्सेस 20% है, 100% का था 13.5, 20% का कितना हो जाएगा, 13.5 इंटू 20/100, दैट इज 27 डिवाइड बाय 10, तो 2.7 डिग्रीज। दिस इज द आंसर। नहीं समझ आए, एक बार सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, क्यों कैसे, अगर नहीं आ रहा तो ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला लगा लो। ऑप्टिकल प्योरिटी मैंने बोल दिया 20% है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होती है, ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन प्योर। तो 20 इज इक्वल टू ऑब्जर्व को ले लो थीटा, क्योंकि वही पूछी गई है,
डिवाइड बाय प्योर किए 13.5 इंटू 100, तो थीटा निकल जाएगा आपका 2.7, राइट। और एक बार प्रैक्टिस हो गई, आपको फंडा क्लियर हो गया, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओरली सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट इज कि रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो ए कायरल रिएक्टेंट के साथ हो रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैरिड आउट विद ए कायरल रिएक्टेंट कैन ऑफन लीड टू कायरल प्रोडक्ट्स, कि प्रोडक्ट कायरल है पर रिएक्टेंट ए कायरल था। अब अगर कोई कायरल इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको फोर्स कर रही है कि नहीं यही स्टीरियो आइसोमर बनाओ, ज्यादा यही बनाओ, ठीक है। तो अगर कोई कायरल इन्फ्लुएंस नहीं है कैटलिस्ट का, रिएजेंट का या सॉल्वेंट का, तो जनरली क्या होता है, मतलब अगर वो बोल रहा है कि देखो किसी भी रिएक्शन के दो पाथ हो सकते हैं, एक से आर बन सकता है और एक से एस बन सकता है। अगर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो उसको आर की तरफ फोर्स कर रहा हो जाने के लिए या एस की तरफ जाने के लिए फोर्स कर रहा हो, तो दोनों तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। तो आपको ऑब्वियस सी बात है मिलेगा क्या, रेसिमिक मिक्सचर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन, अब ये हमारे पास कीटोन है, इसकी हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं निकल की प्रेजेंस में। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कैसी होती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, लेट अस से दिस इज अवर मेटेलिक सरफेस, और मेटेलिक सरफेस पे ये हैं दो हाइड्रोजन एटम जो एडजॉर्ब हो चुके हैं, ठीक है। ये था निकल मेटल। अब क्योंकि दोनों सेम साइड से ऐड होंगे और किसके क्रॉस होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के, लेट अस से ओ डबल बॉन्ड कार्बन, इसके क्रॉस ऐड होना है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा आपका CH3, यहां आ जाएगा C2H5। एक तो ये हो गया तरीका। अब सिमिलर में यहां पर एक और कर सकते हैं हम, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, ये जो कीटो वाला कार्बन है ये sp2 है, प्लेनर है। तो प्लेनर पे तो दोनों तरफ से अटैक होने के बराबर बराबर चांस है। एक बार इस तरह से अटैक हो गया, एक बार ऊपर से अटैक करना है, ऊपर से करने की जगह हमने क्या किया, इसी को हमने फ्लिप कर दिया, तो एक ही बात होगी। इस वाले स्ट्रक्चर को मतलब मेटल को ऊपर ले जाओ या इस वाले मॉलिक्यूल को फ्लिप कर लो, सेम बात, राइट। अब इन दोनों में देखो प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, इसमें क्या बनता है और इसमें क्या बनता है। तो यहां पे कार्बन पे एक लग गया OH हो गया और दूसरा H लग गया, देन CH3 एंड CH2CH3, और इस केस में कार्बन के पास यहां पे OH, H, CH3, CH2, CH3। अब ये वाला कार्बन तो कायरल हुआ ना, और कायरल हुआ और ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेजेस हुई, राइट। अब क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर थी बनने की, तो 50% ये वाला बनेगा और 50% ये बनेगा। क्लियर। तो ये है फंडा कि जब आपके पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो बोले कि नहीं आर ही ज्यादा बनाओ या एस ही ज्यादा बनाओ, तो मिक्सचर मिलता है आपको, रेसिमिक मिक्सचर। तो इस तरह से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में भी वी कैन गेट अ फाइनल कायरल मॉलिक्यूल। नाउ नोट इट डाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो डायस्टीरियोमर क्या पढ़े हमने पहले? यस, डायस्टीरियोमर हमने पढ़े हैं, क्योंकि जो सिस ट्रांस था ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। तो अब हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ऑप्टिकल वाले पढ़ रहे हैं, वो ज्योमेट्रिकल थे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल तो पढ़ लिए, ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर भी होते हैं। तो जब आप मल्टीपल स्टीरियो आइसोमर्स बना रहे हो ऑप्टिकल वाले, जो आपस में मिरर इमेजेस होती हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल, वो तो हो गए ना इंचमर। पर अगर दो स्ट्रक्चर आपस में मिरर इमेजेस की तरह रिलेटेड नहीं है, मतलब वो मिरर इमेजेस हैं ही नहीं, पर हैं दोनों क्या, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर्स,
तो फिर वो हुए डायस्टीरियोमर। तो जो आपस में मिरर इमेजेस की तरह रिलेटेड होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, वो एनेंटियोमर, और जिनका मिरर इमेज वाला कोई रिलेशन नहीं है वो फिर आपस में डायस्टीरियोमर। तो these are the optical isomers which are neither mirror images nor superimposable to each other are called diastereomers। and अब क्योंकि इनका स्ट्रक्चर में थोड़ी सी वेरिएशन होगी, एग्जैक्टली मिरर इमेजेस नहीं है, तो they'll have different physical and chemical properties, and using these difference in the properties we can separate them, because different physical और chemical properties का मतलब क्या है, फिजिकल मेथड से आप इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो। मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा, तो उसको यूज करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन के थ्रू हम डायस्टीरियोमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम यूज करेंगे आगे रेजोल्यूशन ऑफ एनेंटियोमर्स में। ठीक है, देखो अब क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड था, उसमें 2 कायरल कार्बन है, सेकेंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन R है और थर्ड वाले की भी R है। अगर मैं इसका एग्जैक्टली एनेंटियोमर बनाऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, एनेंटियोमर का मतलब एग्जैक्टली पूरा फ्लिप मार जाएगा, R का भी S बन जाएगा और इसका भी S बन जाएगा, तो 2S 3S ये होगा इसका एनेंटियोमर। मान लो दोनों में से मैं एक को ही फ्लिप करूं, ठीक है, तो मान लो मैंने R को वैसे रखा, 2 वाले को 3 वाले को फ्लिप कर दिया, ये आपस में डायस्टीरियोमर हो गए। क्यों? क्योंकि पहला हाफ तो आइडेंटिकल है, अगले हाफ को मैंने फ्लिप मार दिया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस के रिलेटेड नहीं हुए। सिमिलरली मान लो 2 को फ्लिप मार दूं मैं, 3 को सेम रखूं, राइट, तो ये भी क्या हुआ, डायस्टीरियोमर। समझ आ गया? तो एनेंटियोमर में सारे कायरल सेंटर जो है वो फ्लिप मार जाते हैं, सारे R S हो जाते हैं, सारे S R हो जाते हैं। डायस्टीरियोमर में क्या होता है, सारे नहीं होते, हो सकता कोई एक हो, या ऐसा था मान लो R R R ये स्टार्टिंग में था, अगर मैं इससे बना लूं S S S तो वो इसका एनेंटियोमर हो जाएगा। पर अगर इसकी जगह मैं बनाऊं R R S तो वो भी डायस्टीरियोमर, R S S वो भी डायस्टीरियोमर, S S R वो भी डायस्टीरियोमर। ठीक है ना, क्योंकि कोई एक फ्लिप हुआ तब भी चलेगा, कोई 2 फ्लिप हो रहे तब भी चल रहे, सारे नहीं होने चाहिए फ्लिप। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायस्टीरियोमर्स एंड एनेंटियोमर्स। अब इसके एग्जांपल के लिए वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 3-chlorobutain 2-ol। अब ब्यूटेन है तो 4 कार्बन है, 3 पे क्लोरो है, 2 पे ओल है ना। अब इस स्ट्रक्चर में देख लो, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, तो 2 कायरल सेंटर आ गए, 2 कायरल सेंटर आ गए, तो उसको आप फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ करोगे तो आसान रहेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमेशा वर्टिकल में लेने की टेंडेंसी रखो। ये कार्बन, ये जो चेन है पूरी, ये वर्टिकल में डाल दी, तो ऊपर भी CH3 ले लिया और नीचे भी CH3 ले लिया। ठीक है, अब ऊपर वाली पोजीशन पे क्लोरो ले लेते हैं, मान लो यहां क्लोरीन लगा ली, यहां पे फिर H हो गया, और यहां पर OH लगा दी, यहां पे भी H हो गया। ये आ गया इसका एक स्टीरियो आइसोमर। अब हम इसकी अगर मिरर इमेज ले लें तो दिस विल बी द अदर एनेंटियोमर। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें आपने एक ध्यान दिया होगा, वर्टिकल लाइन सेम रही, पर H और Cl जो थे ये एक्सचेंज हो गए ना, Cl को यहां ले गया, H को यहां ले गए, तो सिंगल एक्सचेंज जब आप करते हो एक जंक्शन पे तब आपको दूसरी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। मतलब ये R था तो ये S बन जाएगा। तो देखो दोनों पे फ्लिप हुए हैं, दोनों जंक्शन के ऊपर फ्लिप हुए हैं, इसलिए ये दोनों आपस में एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, चलो इसको हम लिख देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 2। अब सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैंने दोनों नहीं करने फ्लिप, मैंने OH वाले को और H को फ्लिप कर दिया, राइट, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी भी तो मिरर इमेज बन सकती है, तो इसकी मिरर इमेज बना ली। तो ये दोनों, अब इनकी नंबरिंग कर ली, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो देखो 1 2 एनेंटियोमर,
3 4 इनैंशियोमर। पर 1 और 3 आपस में क्या है? 1 और 3 को कंपेयर करोगे तो ऊपर वाला जो हाफ है ये तो सेम है, नीचे वाला फ्लिप हुआ है ना, तो एक पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दूसरे वाले का चेंज हो, तो ये आपस में डायस्टीरियोमर हुए। तो 1 and 2 आर enantiomers, 1 and 3 आर डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो 1 and 4 भी क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। 2 and 4 भी क्या होंगे? डायस्टीरियोमर। पर 3 and 4 इनैंशियोमर्स। तो इस तरह से कैलकुलेट करने हैं आपको। क्लियर हो गया? अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स को कंपेयर कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं दोनों के, क्योंकि सिर्फ स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, क्योंकि स्टीरियोआइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इनैंशियोमर का भी डिफरेंट होता है, एक आर होता है, एक एस होता है, और सिमिलरली डायस्टीरियोमर का भी डिफरेंट होता है। डायपोल मोमेंट इनैंशियोमर की सेम होती है क्योंकि मिरर इमेजेस हैं, पर डायस्टीरियोमर्स की सेम नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। इसीलिए डायस्टीरियोमर्स में क्या आ जाता है? डायस्टीरियोमर्स में डायपोल मोमेंट के डिफरेंस से डायपोल डायपोल फोर्सेस कम ज्यादा हो जाएंगी, तो जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी वगैरह में डिफरेंस आ जाता है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक रोटेशन इनैंशियोमर की क्या होती है? एक अगर +10 है तो दूसरा वाला -10 होगा, पर डायस्टीरियोमर का डिफरेंट होगा उससे, राइट। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन करना है, इनएक्टिव मतलब एक आयरल से करना है, दोनों एनेंशियोमर एक जैसा रिएक्ट करेंगे, पर डायस्टीरियोमर डिफरेंट रिएक्ट करेंगे। और ऑप्टिकली एक्टिव से करना है तो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। अब ये आपको फंडा उतनी जल्दी समझ नहीं आएगा एकदम से, अभी तो उसको याद ही कर लो। जैसे जैसे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में क्लैरिटी बढ़ती जाएगी प्रैक्टिस के साथ साथ, तो ऑटोमेटिकली काफी फंडे अपने आप ऐसे होंगे जो आपने पढ़े तो होंगे थ्योरी में, पर आपको समझ टाइम के साथ ही आएंगे, वो एकदम से नहीं आते समझ। ठीक है, तो कभी भी साइंस में ये मत सोचना कि आज पढ़ लिया तो आज ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो नोट डाउन बोथ क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व देम मैक्सिमम 3 मिनट्स। देखो पहले केस में द मेजर प्रोडक्ट पूछा गया कि क्या है, कि सिंगल स्टीरियो आइसोमर बन रहा है ऑप्टिकली एक्टिव, या मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर बन रहे हैं जिसमें दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, या रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, या 4 स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। अभी रिएक्शन है क्या? पहला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है अल्कोहल, और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनता है? एस्टर, राइट। अब एस्टर में होगा क्या? किस तरह से अटैक होगा? अटैक में जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, यहां पे अटैक होगा, तो मतलब इस पूरे एसिड मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन कायरल है, इस पे अटैक हुआ क्या? नहीं। अटैक कहां हो रहा है? कार्बोक्सिल वाले कार्बन पे। तो जब वहां पे अटैक होगा तो फाइनली ये वाले जो ग्रुप्स लगे ना CH3, H और D, इनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे क्योंकि इस कार्बन के ऊपर अटैक नहीं हो रहा। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट ड्रॉ कर भी लेते हैं तो COOH की जगह COOR हो जाएगा। लेट अस से ये पूरा ग्रुप इसको हमने R लिख लिया, ये बन गया एस्टर। जब पहले ये COH था तब भी इसकी प्रायोरिटी 1 थी, अभी ये COR है, अभी इसकी प्रायोरिटी यहां पे 1 है, ये वाला कायरल सेंटर है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ, कायरलिटी वाले कार्बन पे भी कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे? ठीक है ना, नहीं बन सकते। अगर आप बोलो कि मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर हैं कि यहां पे अटैक फ्रंट से भी हो सकता है, बैक से भी हो सकता है, वैसी कोई बात ही नहीं, क्योंकि दो चीजें ऐड नहीं हो रही हैं। OH हट रहा है, उसकी जगह OR लग रहा है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ये आपके पास, राइट। तो विल गेट अ सिंगल स्टीरियो आइसोमर। तो इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस ये था
कि अगर जो कार्बन कायरल है उस पे अटैक नहीं होगा, कहीं और ही अटैक हो रहा है, तो उसकी कायरलिटी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी ऑप्टिकली एक्टिव था, बाद में भी चीजें ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेंगी। ओके, रेसिमिक मिक्सचर का भी कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि कोई यहां पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आ रही कि फ्रंट अटैक भी हो रहा है, बैक अटैक भी हो रहा है, नो। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2? ठीक है, देखो क्या करना है आपको। एक तरीका तो है कि दोनों ये जो जंक्शन हैं इन दोनों की नंबरिंग कर लेते हैं, राइट। अब यहां पे ओके, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। क्या मिसिंग हो सकता है अभी? देखो जरा ध्यान से, एफ आई और एच, एफ एच और, तो यहां पे आई लगेगा, और ये पे ब्रोमीन क्लोरीन CH3, तो यहां पे ब्रोमीन था, तो ये मिसिंग थे। ठीक है, आई थिंक इरेज हो गया होगा, तो नो प्रॉब्लम, अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब या तो दोनों जंक्शन की नेमिंग करो, फिर देखो एग्जैक्टली फ्लिप हो रहे हैं तो एंटियोमर्स हैं, और अगर एक ही फ्लिप हो रहा तो डायस्टीरियोमर। या दूसरा तरीका क्या है, ट्राई करो दोनों को एक दूसरे के बराबर करने की, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ब्रोमीन वाला जंक्शन यहां ऊपर है, यहां पर नीचे है, कोई नहीं, इसको ऐसा करते हैं ना, रोटेट करते हैं इन द प्लेन 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये Cl ऊपर चला जाएगा, F नीचे आ जाएगा, CH3 यहां आ गया, आयोडीन यहां चला गया, H यहां आ गया, Br यहां पे आ गया, ये हो गया। तो ClF, अब ये कम से कम Br वाला ऊपर चला गया, F यहां पे है, H और I। अब उसके बाद क्या करना है, ऊपर Br है, यहां पर साइड में Br है, ठीक है, इन दोनों को एक बार एक्सचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, Br यहां चला जाएगा, Cl यहां आ जाएगा, तो Br यहां, Cl यहां, और इधर CH3, क्या मैच कर रहा है? नहीं। तो एक बार Cl और Br को इंटरचेंज करते हैं, फिर इस Cl और CH3 को तो दो बार इंटरचेंज करोगे आप, तो Br यहां आएगा, पहले Cl यहां आएगा, फिर Cl यहां चला जाएगा, CH3, तो दो इंटरचेंज, ये तो सेम रहा। नीचे वाले में भी क्या करना है, फ्लोरीन को तो सेम रखना है, पर H और I को एक बार इंटरचेंज करना है। तो नीचे सिर्फ एक ही इंटरचेंज की जरूरत पड़ी, ऊपर दो है, तो इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला जो पार्ट था वो तो सेम है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी भी वही है, पर नीचे वाले पार्ट की डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर एक ही एक्सचेंज से मैच हो रहे हैं, दो एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए ये डायस्टीरियोमर होंगे। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 20, द लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर ऑफ ब्यूटेन 2,3 डायोल। लीस्ट स्टेबल भी होनी चाहिए, स्टैगर्ड भी होनी चाहिए, तो ये सारी स्टैगर्ड है बेसिकली, और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होनी चाहिए। देखो इनएक्टिविटी के लिए क्या करना है, पहले आपको ये चीज कंफर्म कर लो कि इनएक्टिव कौन कौन से हैं। जो जो इनएक्टिव होंगे फिर उन्हीं में हम लीस्ट स्टेबल ढूंढ लेंगे। इनएक्टिव होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनएक्टिव के लिए हमें कोई ना कोई सिमिट्री एलिमेंट चाहिए होता है, जैसे कि प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गया, सेंटर ऑफ सिमिट्री आ गया, राइट। देखो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री दिख रहा है, अब इसमें डायरेक्टली तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली नहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी कन्फर्मेशन में, क्योंकि रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड तो हमेशा अलाउड है, रोटेट तो आप कर ही सकते हो ना किसी भी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो रोटेट करो इन चारों को, ट्राई करो ढूंढने की कि किसी में कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री या सेंटर ऑफ सिमिट्री आता है कि नहीं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं, हम इसको, ये जो पीछे की तीन ग्रुप्स हैं CH3 को लाइन में अभी तो ये हैं, ऑलरेडी हैं, ठीक है। एक्लिप्स में ले आने के लिए OH को यहां थोड़ा रोटेट करते हैं, CH3 यहां आ जाएगा। तो आई थिंक पहले आप ट्राई करो एक बार चारों को घुमाने की, फिर देखते हैं कि आपने जो किया वो कितना मैच करता है, कितना वो करेक्ट आंसर मिलता है। तो मैक्सिमम यू कैन टेक 3 to 4 मिनट, क्योंकि थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है ये। देखो अब यहां पे
आपको जो सिमेट्री एलिमेंट ढूंढने आई थिंक आपको मिल गए होंगे, बट अगर नहीं मिले तो आप क्या ट्राई कर सकते हो, एक चीज है आप इसको एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में लेके जाओ। देखो स्टैगर्ड को एक्लिप्स में लेके जाओगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो पहले वाले को अगर हम एक्लिप्स में ले भी जाएं, ठीक है, अभी देखो इसमें कोई सिमेट्री बन रही है, अगर मैं CH3 वाले प्लेन में कट कर दूं, नहीं बन रही ना, लेफ्ट में दोनों हाइड्रोजन आ गए, राइट में दोनों OH आ गए, तो देयर इज नो सिमेट्री इन दिस प्लेन। और इसको अगर हम सॉहॉर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें, CH3 OHH, तो यहां पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि यहां से ऊपर गए तो CH3 है, नीचे भी CH3 है, पर पीछे की तरफ गए तो H है, फ्रंट में OH आ रहा है, तो देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। और किसी और प्लेन में कट करने की ट्राई करेंगे, अब मान लो आप बोलते कि सर CH3 सेम रख के, तो पिछले वाले Y को क्या करते हैं, 180 डिग्री पे घुमा देते हैं, ठीक है, तो 180 डिग्री पे घुमाने पे क्या होगा, CH3 चला जाएगा ऊपर, ओके, एंड OH चला जाएगा यहां पे लेफ्ट में, और H आ जाएगा राइट में। तो अब अगर आप ये बीच वाला जो प्लेन है ना, यहां से कट करते हो, हाँ, तो लेफ्ट में ऊपर भी CH3, राइट में भी CH3, वो तो सिमेट्रिकल आ गए, पर यहां फ्रंट में OH है, उधर H है, तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा, तो कितनी मर्जी ट्राई कर लोगे इसमें आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो दिस इज कायरल। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला हुआ है। अब बी में देखो, यहां पर क्या है, अब यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री का एक बड़ा अच्छा तरीका है, अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन दिए ना, ये जो फ्रंट वाला इसी को सेंटर लेके चल लो, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली जो सेंटर आता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड में आता है, ठीक है, यहां पे आता है ना बेसिकली, तो ये होता है। तो आप फ्रंट से देखोगे तो इसके एग्जैक्टली पीछे तो आ रहा है सेंटर, तो यहां से इधर को गए तो भी H, इधर को गए तो भी H, यहां पर OH, वहां पे OH, ऊपर CH3, नीचे CH3, इट मींस इट हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, समझे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो एक ही ऑप्शन हो सकती है। सी में भी देखेंगे तो सी में आप ट्राई कर लो ना, आपको सेंटर मिलेगा, H और CH3 है, मान लो H और H को भी आप ऑपोजिट एंड पे लाने की ट्राई करो, ठीक है, कि यहां पे H था, इधर वाले पे H लाते हैं, तो चलो करते हैं, एक काम करते हैं, यहां OH था ना, उसको आगे शिफ्ट करते हैं, यहां H था उसको यहां शिफ्ट कर दिया, यहां CH3 था उसको यहां शिफ्ट कर दिया, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया फ्रंट वाले को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब H और S तो ऑपोजिट आ गए, पर OH और CH3, OH और CH3 मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की भी ट्राई कर लो, वो भी नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, इसको थोड़ा सा घुमाओ यहां पे, ये CH3 इसके एग्जैक्टली पीछे चला जाएगा, तो ये H इसके पीछे आ जाएगा, और ये H और ये वाला OH इसके पास आ जाएगा, तो CH3 और CH3 तो सिमेट्रिकली प्लेस हो गए, पर बाकी नहीं हुए, तो ये वाला भी कायरल होगा। इस वाले केस में CH3 को यहां पीछे ले जाओ, ठीक है, देखो इसको ऐसे देख लो, फ्रंट में तो आपका ये CH3 है, यहां H है, यहां OH है, पीछे वाले कार्बन पे CH3 को घुमाओ थोड़ा सा, यहां पे ले आओ CH3 को, एंड ये वाला H कहां चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और ये OH इधर आ जाएगा, तो आ गया ना सिमेट्री। अब ये बीच वाले प्लेन से कट कर दो, लेफ्ट में ऊपर भी CH3 है, फ्रंट में OH OH, बैक साइड में H और H, तो इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी एक कायरल हुआ। अब बी और डी में से आंसर क्या होना है, लीस्ट स्टेबल बताना है। देखो डी में क्या, दोनों OH आपस में कैसे हैं, गॉश, तो OH आपस में गॉश पोजीशन पे है, और क्योंकि दोनों के बीच में H बॉन्डिंग हो सकती है तो यहां पे हो जाएगी, राइट, तो गॉश पोजीशन में जब दो OH ग्रुप होते हैं तो देयर इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है, पर यहां पे दोनों OH कैसे हैं, एंटी हैं, CH3 भी कैसा है, एंटी है, तो कोई यहां पे H बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, यहां पे हो रही थी, तो दिस इज द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहां पर H बॉन्डिंग नहीं होगी। तो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
नेक्स्ट फिर बात करते हैं मॉलिक्यूल विद मोर देन वन कायरलिटी सेंटर, दैट इज मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड को नेक्स्ट वाले में डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। आई थिंक ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुके हैं और आप काफी देर भी हो गई है। तो क्या करना आपको, नेक्स्ट क्लास से पहले जितने भी आप न्यूमैन टू सॉहॉर्स, सॉहॉर्स टू फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्जन करनी है, डायस्टीरियोमर्स आइडेंटिफाई करने हैं, उस तरह की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, मोर देन वन कायरलिटी सेंटर में क्या क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और काफी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस क्या होते हैं, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए हैव फन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।